हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो फंडामेंटल्स क्या है, मतलब कि ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हो आपको एक पेज पूरा इसी पे मिलता है, और आपके यूपीएससी या बीपीएससी या आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको वर्ल्ड अफेयर या करंट अफेयर जिसे बोलते हो क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए, चाहे पीटी के पर्सपेक्टिव से या मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस पर्सपेक्टिव से कि क्या वैसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के लिए। तो बेसिक चीज़ से शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला जो एक डेफिनेशन है वो है स्टेट का। तो स्टेट क्या है, देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा कम और बोल के ही कोशिश करूंगा कि आपको समझ आ जाए सारी चीज़ें इजी लैंग्वेज में। तो स्टेट का डेफिनेशन देखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि सिंपल लैंग्वेज में कि गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटी, जैसे कि इंडिया एक स्टेट है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग स्टेट बोल देते हैं, है ना। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वगैरह को भी स्टेट बोल देते हैं। तो स्टेट ऐसी चीज जिसमें गवर्नमेंट हो इन्वॉल्व, ठीक है। ये तो हम लोग पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में भी सेम कंसेप्ट है। तो स्टेट क्या है, स्टेट एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ठीक है। ये क्या है, पॉलिटिकल एसोसिएशन, मतलब कि ये मैन मेड है। मतलब नेचर में जैसे पहाड़ पर्वत पाए जाते हैं तो शुरू में ही हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यूएसए, चाइना, रशिया, ये चीजें नहीं थी, है ना। ये बाद में ओवर द पीरियड इवॉल्व हुए और अभी भी होते जा रहे हैं, नए नए स्टेट डेवलप हो रहे हैं। तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन है जो कि मैन मेड है, और जहाँ की एक परमानेंट पॉपुलेशन होती है, ठीक है, जिसे एक गवर्न करने के लिए एक गवर्नमेंट होती है वहां पे। तो ऐसा कोई भी कह लो सिनेरियो जहाँ पे पॉपुलेशन हो और उन पॉपुलेशन को गवर्न करने के लिए वहां पे गवर्नमेंट काम कर रही हो, तो उस जगह को हम लोग कहेंगे स्टेट, ठीक है। इसके अलावा ये जो वर्ड है सोवर्निटी, जो कि आप न्यूज़पेपर में या हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है या जो भी मिनिस्टर है ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, हम अपनी मर्जी करेंगे, ऐसा बोला जाता है। जैसे हमें यूएसए ने कहा कि ठीक है आप सैंक्शन लगाओ रशिया पे, तो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, इंडिया एक सॉवरन कंट्री है, हमें जो सूट करेगा हमारे लोगों के लिए वो हम वही करेंगे। तो ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, तो जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। जो भी डिसीजन लेने होंगे वो इंडिया खुद अपने दम पे लेगा, किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है और ना ही किसी के दबाव में आना है, ठीक है। तो बिना किसी से इन्फ्लुएंस से या किसी के प्रेशर में आए हुए हम अपने डिसीजन इंडिपेंडेंटली, चाहे वो डोमेस्टिक डिसीजन हो कि हमें कंट्री के अंदर क्या करना है, या चाहे वो इंटरनेशनल अफेयर की बात हो, तो जब हम अपने डिसीजन खुद से ले सकते हैं, खुद से ले पाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं सोवरन, ठीक है, कि इंडिया एक सोवरन कंट्री है। नो वन कैन डायरेक्ट अस, हमें कोई नहीं कह सकता कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अब वो जो न्यूज़पेपर में आप देखते हो वो कि यूएसए ने ये कहा इंडिया को करने के लिए, तो वो अपनी सुप्रीमेसी प्रूफ करना चाहते हैं इसलिए वो कहते हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि इंडिया वही करेगा जो इंडिया की मर्जी होगी। इसके बाद एक थर्ड यहाँ पे कीवर्ड है सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी का मतलब होता है जब भी किसी भी स्टेट, यहाँ पे हम लोग स्टेट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कंट्री के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं इसलिए। तो मान लीजिए इंडिया है, तो इंडिया में अगर एब्सेंस हो जाए किसका, थ्रेट का, एब्सेंस हो जाए थ्रेट का, यानी कि एब्सेंस ऑफ थ्रेट, इसे कहेंगे हम लोग सिक्योरिटी। अब ये तो एक इमेजिनरी बात है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा सिर्फ नॉर्वे, फिनलैंड जैसी कंट्री है जो कि किसी भी थ्रेट से दूर है, और इसीलिए देखोगे आप उनका स्कोर हर एक इंडेक्स में अच्छा होता है। तो सिक्योरिटी का मतलब होता है जब क्या हो, आपका थ्रेट ना हो आपकी स्टेट के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि हमारी कंट्री में सिक्योरिटी है, हम सिक्योर है। अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें तो माइक्रो लेवल पे आप कह सकते हो कि ह्यूमन सिक्योरिटी, है ना, कि हमारी स्टेट के अंदर, हमारी कंट्री में लोगों को सिक्योरिटी है या नहीं।
और जब हम कंट्री के लेवल की बात करते हैं, जब हम ग्लोबल लेवल पे बात करते हैं, तो उसको कहते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए एक किलर है, तो वो किलर क्या है, वो थ्रेट है, ठीक है, वो थ्रेट है आपकी कंट्री के लिए, ह्यूमन के लिए। और फिर टेरर, जो टेररिस्ट है वो क्या है, वो थ्रेट है किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, वर्ल्ड के लिए खतरा है, वो दुनिया के लिए खतरा है, इसलिए टेररिज्म को क्या कहेंगे हम लोग, इंटरनेशनल थ्रेट। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन और फॉरेन पॉलिसी। देखिए ये वर्ड भी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, डिप्लोमेसी। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, तो रशिया और यूक्रेन के जो वॉर में बार बार इंडिया का ये स्टैंड है कि जो ये वॉर है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो इसे हम डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ही रिजॉल्व कर सकते हैं, ना कि सैंक्शन लगा के, ना कि किसी को बाहर निकाल के यूएन से, और ना ही वॉर को सपोर्ट करके, ठीक है। तो अगर खत्म करना है हमें इस वॉर को, तो हमें यहाँ पे डायलॉग और डिप्लोमेसी की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये इंडिया का स्टैंड है, और इंडिया ये बातें बार बार कहता है। तो डिप्लोमेसी का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे। आसान भाषा में देखें तो डिप्लोमेसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, दो लोग चाहिए, एक यहां और एक यहां। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स या टू स्टेट या टू ऑर्गेनाइजेशन आप कह लो, या दो स्टेट हो गए, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो किसी भी दो के बीच में जब कम्युनिकेशन की बात होगी तो उसे डिप्लोमेसी कहते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेंजर है या जो ये पीपल है, ये क्या है, एक स्टेट हो सकता है, ठीक है, ये रशिया हो सकता है और ये यूक्रेन हो सकता है। तो इन दोनों को अगर अपने वॉर को रिजॉल्व करना है तो डिप्लोमेसी यानी कि कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। सिंपल है। तो कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट और एनी अदर एक्टर, या वन स्टेट और एनी अदर एक्टर, ये हो सकता है। डिप्लोमेसी जो है एक तरीके का कह लो आप सम्मानजनक जासूसी या सम्मानजनक एक समझौता करने वाली नेगोशिएशन एजेंसी की तरह, या ऐसे काम करती है कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो वॉर के सिचुएशन तक ना जाए, और अगर है तो वो बात से ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो डिप्लोमेसी का मतलब है सिंपली कम्युनिकेशन। और इस कम्युनिकेशन से आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भी चीज को निगोशिएट कर सकते हो, ठीक है, अपने प्रॉब्लम को निगोशिएट कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। इसके अलावा अपने रिलेशन को बेटर इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और चीज है कि जो डिप्लोमेसी है ना, ये स्टेट का, जो स्टेट है आपका, इंडिया हो या कोई भी हो, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल की तरह काम करता है, ताकि जो स्टेट है अपने इंटरेस्ट को इम्प्लीमेंट कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सऊदी अरब है, ठीक है, उसने तेल के दाम काफी बढ़ा रखे थे, और इंडिया ने काफी बार बोला भी कि कम करो कम करो, हमने आपको छूट दी थी कोविड पीरियड में, अब हमको दो। तो ये जो इंडिया का जो इंटरेस्ट है ऑयल को लेके, तो इस इंटरेस्ट को ऐसा तो नहीं है कि हम वॉर स्टार्ट कर देंगे कि नहीं कम करने पड़ेंगे तुम्हें तेल के दाम। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डायलॉग और डिप्लोमेसी का सहारा लेंगे, कम्युनिकेशन का सहारा लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्टेट है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करता है एक बहुत ही बेस्ट इंस्ट्रूमेंट से, जिसका नाम है डिप्लोमेसी। अब देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इज अ स्टडी ऑफ स्टेट रिलेशनशिप विथ अदर कंट्री। मतलब कि सिंपल बात है, इंटरनेशनल रिलेशन आपका रिलेशन, ठीक है, किसी और कंट्री के साथ, किसी अदर कंट्री के साथ कैसा है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर आएगा। ये क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि इंक्लूड करता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, सिक्योरिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बहुत ही खराब है, मानना क्या है, खराब ही है। अब
कभी भी पाकिस्तान को रियलाइज हो कि यार हमें इंडिया की जरूरत है क्योंकि हमारी कंडीशन बहुत खराब है, या इन दोनों कंट्री को रियलाइज हो कि हमें अपने जो रिलेशन है उसको मेंटेन करना है, उसको अच्छे लेवल पे लेके जाना है, तभी इंडिया या पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों अपने रिलेशन को कैसे बढ़ाएंगे आगे, ये बोल के कि भाई मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है, तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास भी है, इसलिए दोस्ती कर लो, नहीं तो उड़ा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में रिलेशन को मेंटेन करने के लिए हम लोग हिस्ट्री का सहारा लेते हैं, कल्चर का सहारा लेते हैं, सिक्योरिटी का सहारा लेते हैं। इन चीज़ों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अपने रिलेशन को बेटर करते हैं। पाकिस्तान क्या कहेगा, पाकिस्तान ये कहेगा यार देखो हमारी हिस्ट्री सेम है, भगत सिंह ने इंडिया के लिए नहीं पाकिस्तान के लिए भी अपनी जान दी थी क्योंकि उस टाइम यूनाइटेड इंडिया था। तो ये सब बातें बोल के अपने रिलेशन को वो बेटर बनाएंगे। वो बोलेंगे यार देखो हमारा जो लैंग्वेज है सेम है, इंडिया क्या बोलेगा कि उर्दू इंडिजिनियस लैंग्वेज है, हमारे रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, हमारा कल्चर बहुत सेम है, खान पीन सेम है, रहन सहन सेम है, तो हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है। तो इन चीज़ों की मदद से इंटरनेशनल रिलेशन में यहाँ पे मदद मिलती है मेंटेन करने के लिए रिलेशन को दो कंट्रीज के बीच में। और दो कंट्रीज के बीच में रिलेशन को इम्प्रूव करना है, ये हम कैसे करते हैं, अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बना के, अपनी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी बना के। अब हमारी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी देखिए, फॉरेन पॉलिसी में क्या हुआ कि आपको आने वाले फ्यूचर में आपके क्या क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको किस कंट्री की जरूरत पड़ेगी, आप किस कंट्री पर रिलाय करोगे, आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे, हर चीज। तो आपको इंटरनेशनली खुद को कैसे स्टैंड करवाना है, उसके लिए आपको कंट्री में एक फॉरेन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी को आप ऐसे समझिए कि हर कंट्री की नीड अलग होती है, हमारी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट होंगे, ठीक है, वो अलग होंगे। और नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए हमें एक पॉलिसी की जरूरत पड़ती है जिसको हम फॉरेन पॉलिसी कहेंगे। और फॉरेन पॉलिसी की मदद से हम क्या करते हैं, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बनाते हैं, बढ़ाते हैं, बिगाड़ते हैं। फॉर एग्जांपल जब यूएस यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ, तो वॉर के बाद ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे अगर एक दिन ऑयल नहीं आया तो हमारा तो सारा काम ही चौपट हो जाएगा। तो ऑयल क्या है, हमारा एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जिससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम अपने कंट्री में लोगों को चीप तो नहीं है अभी भी, लेकिन हमारे यहाँ बैलेंस रहे ऑयल के प्राइस, ये ज़रूरी है ताकि इन्फ्लेशन पे कंट्रोल रखा जा सके। नहीं तो बताइए यहाँ पे यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है और इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे इंडिया और अदर कंट्रीज यहाँ पे सफ़र कर रही है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ये कहता है कि तेल के प्राइस हमें जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लो, ठीक है, जहाँ सस्ता मिले वहाँ से लो। और रशिया ने हमें सस्ता ऑयल, सस्ता क्या जितना था उतने पे लगभग हमें देने की बात कही, तो हमने क्या किया, रशिया से ऑयल परचेज किया। अब हमारा नेशनल इंटरेस्ट था कि हमें ऑयल लेना है, यहाँ वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमें ऐसे बनानी पड़ेगी कि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो और हम उस दिक्कत को क्या करें, मिटिगेट कर सके। हम रशिया के साथ भी मेंटेन कर सके रिलेशन को, और अगर यूएस हमें मना कर रहा है तो यूएस के साथ भी हम अपने रिलेशन को मेंटेन करके रख सके। तो इसे ही कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट, इसके ऊपर फॉरेन पॉलिसी और उसके ऊपर यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन एक तरीके का वो चीज़ है जहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेचते हैं एक तरीके से, है ना। हमें अपना रिलेशन बनाना है, हमें ज़रूरत है कि ऑयल लेना है यूएई से, तो हम यूएई के साथ हमें रिलेशन चाहिए अच्छे, तो अपनी फॉरेन पॉलिसी में ऐसे बनाएंगे कि यूएई और हमारे बीच में क्या हो, अच्छे रिलेशन बन सके। अभी देखा आपने कि यूएई ने क्या किया, एक हिंदू टेम्पल बनाया है, एक मुस्लिम कंट्री में एक हिंदू टेम्पल बना है। तो ये क्या है, हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं, उसका एक नतीजा है, उसका एक सबूत है, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी। अब ये जो है एक नया चीज है अभी, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। 2019 के बाद ये वर्ड जो है काफी ज्यादा न्यूज में रहता है।
इस वर्ड का जो एग्जैक्ट ओरिजिन है वो 2015 में रिलीज एक मूवी से है जिसका नाम था कट एंड क्लटर, जो कि एक चाइनीज मूवी थी। तो उस मूवी से इस वर्ड को कॉपी किया गया है, जिसका मतलब होता है आसान भाषा में हार्श डिप्लोमेसी। जैसे कि इंडिया क्या है, इंडिया क्या करता है, इंडिया अपनी सॉफ्ट पावर बढ़ाता है और सॉफ्ट पावर के जरिए कोशिश करता है कि अपने रिलेशन को अच्छे रख सके, अपनी बातें मनवा सके अदर कंट्रीज से। लेकिन वॉल्फ वार डिप्लोमेसी क्या कहता है कि हमें हार्श डिप्लोमेसी के थ्रू अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना है, या नेशनल इंटरेस्ट ना कहे, जो कंट्री की जो गवर्नमेंट है उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करना है। तो जैसे 2020 में कोरोना आया था, तो कोरोना में आपने देखा होगा चाइना ने कोरोना दिया दुनिया को, लेकिन दुनिया ने क्या कहा चाइना को? लगभग कुछ नहीं कहा, लगभग कुछ नहीं कहा। क्यों कुछ नहीं कहा? क्योंकि उसकी जो डिप्लोमेसी या उसकी जो पॉलिसीज थी वो ही इस तरीके से थी। एक कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट में ये है कि एक फ्रेज है जो कि काफी चलता है उनके यहाँ कि पुशिंग बैक कंट्रीज दैट डेलिबरेटली इंसल्ट चाइना। मतलब कि वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी का मतलब ये है कि वो कंट्री जो जानबूझ के चाइना का इंसल्ट करना चाहती है, उस कंट्री को हमें पुश बैक करना है, ठीक है, उस कंट्री को हमें धकेलना है, उस कंट्री के लिए हमें हार्श डिप्लोमेसी, हार्श फॉरेन पॉलिसी बनानी है, ठीक है। जैसे ताइवान चाइना का एक क्या है, एक है इशू है बहुत बड़ा। अब यूएसए क्या है कि ताइवान को सपोर्ट करता है, लेकिन चाइना भी, आप यहां पे ये देखो, यूएसए इतनी बड़ी पावरफुल कंट्री जो डायरेक्ट बोल देती है, हालांकि ये यहाँ पे प्रेसिडेंट थोड़े स्विच करते हैं, लेकिन फिर भी जो कि यूएस का क्लियर कट है स्टैंड है कि वो ताइवान के साथ खड़ा रहेगा वॉर में, फिर भी चाइना आप देखो तो उसकी पॉलिसी में कोई अंतर नहीं आया। वो अभी भी वही स्टैंड पे खड़ा है कि चाहे यूएस आ जाए या कोई दुनिया आ जाए, अगर वो ताइवान पे वो अटैक कर रहा है तो वो सब पे अटैक करेगा, सबको पीटेगा, उसके बीच में चाहे कोई आ जाए। तो ये देखो एक हार्श डिप्लोमेसी है। फिर वही देखो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमें आना है चाइना में, हमें इंस्पेक्ट करना है, जांच करनी है कैसे ये हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंद कर दिए रास्ते दरवाजे कि नहीं आना यहाँ पे, ठीक है। तो इन्हें इतनी ज्यादा अपने सॉफ्ट पावर की परवाह नहीं है, ये उतना ज्यादा केयर नहीं करते कि हमें कौन क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, हमें जो करना है हम वो करेंगे। तो ये वुल्फ वॉर डिप्लोमेसी एक तरीके से ये कंसेप्ट है। इसके अलावा देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में आप चाहे किसी भी कंट्री के रिलेशन के बारे में पढ़ो, इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस, इंडिया चाइना, इंडिया वो यूके रशिया, यूएस रशिया, कुछ भी पढ़ो, लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए वर्ल्ड वॉर 1, फिर वर्ल्ड वॉर 2 वगैरह। वर्ल्ड वॉर 1 तो पहले पढ़ो, फिर वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ो, उसके बाद लगभग आप किसी भी कंट्री के बीच का रिलेशन देखोगे ना, खासकर यूरोप का और फिर यहाँ पे एशिया का, तो आपको एक कंसेप्ट समझ आएगा कि क्यों आज ये स्टैंड है आपस में इन कंट्रीज के बीच में। इसके अलावा कुछ चीजें हैं, इसका यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ो। तो आपको ये चीजें तो पता होना चाहिए कि जो 1914 से 18 का जो टाइम पीरियड है वो आपका वर्ल्ड वॉर 1 का है, ठीक है। फिर 1918 नहीं 1939, ठीक है, 1939 से 1945 का जो पीरियड है वो आपका वर्ल्ड वॉर 2 का है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा जो 1918 से 1945, ठीक है, ये जो है ये आपका इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है, इंटर वॉर पीरियड। तो 1918 से 1945 को इंटर वॉर पीरियड बोलते हैं, ये पता होना चाहिए। और 1947 से 1989, ठीक है, इसको आप बोलते हो कोल्ड वॉर। 1947 से 1989, ठीक है, इस पीरियड को आप बोलते हो कोल्ड वॉर। यहाँ पे देखिए, यहाँ कोल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर में बेसिक यही है कि यहाँ पे हमने गन्स, टैंक, एयरक्राफ्ट का यूज किया, या हमने अपनी पॉलिसीज के थ्रू
फॉरेन पॉलिसी के थ्रू, हमने अपने चापलूसी के थ्रू कहो या कूटनीति के थ्रू, तो अपने अपने तरीके से हमने यहाँ पे, हमने नहीं मतलब जो कंट्रीज थी जिनकी राइवलरी जिनके साथ है, उन्होंने एक दूसरे को दबाने की कोशिश की, ठीक है, जैसे मेनली यूएसए और रशिया, ठीक है। और 1989, ठीक है, 1989 से अब तक टिल नाउ, ये जो पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं पोस्ट कोल्ड वॉर, ठीक है, इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पोस्ट कोल्ड वॉर। तो ये दो चार चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप नेशनलाइजेशन पढ़ो या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, तो ये चार जो डाटा है, जो डेट्स है, आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे बेसिस ऑफ कोल्ड वॉर एंड पोस्ट कोल्ड वॉर। तो मतलब कि कोल्ड वॉर जो है उसका बेसिस क्या है, कि वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद कंट्रीज जो है काफी वीक होती चली गई, सारी कंट्रीज, ठीक है। और उसके बीच में यहाँ पे यूएसए जो है वो सोल सुपर पावर बन के उभरा, और उसके बाद रशिया ने काफी मेहनत की, काफी जल्दी भी कर ली, जैसे एटॉमिक हथियार तैयार कर लिए फटाफट, केमिकल वेपन्स तैयार कर लिए फटाफट, और पावर को बैलेंस करने की कोशिश करने लगा, ठीक है। और इस कोल्ड वॉर के बीच में हम लोग सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि ये पॉलिसीज, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी का ही वॉर था, इसके अलावा ये आइडियोलॉजिकल था, ये आइडियोलॉजिकल वॉर था मेनली। दो यहाँ पे थे, एक यूएसए और एक रशिया। यूएसए जो है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है और प्रमोट करता है। तो वो चाहता था कि दुनिया कैपिटलिस्ट हो जाए, हमें एक मार्केट मिले, ठीक है। और रशिया जो है, आप सबको पता होगा, वो सोशलिज्म पे बिलीव करता था, ठीक है। तो वो चाहता था दुनिया सोशलिज्म हो जाए, क्योंकि दुनिया या मैक्सिमम कंट्रीज जिस भी पाले में जाएंगे, चाहे वो कैपिटलिज्म में जाए या सोशलिज्म में जाए, ठीक है, इनडायरेक्टली वो कहाँ जा रहे हैं, रशिया की तरफ, यूएसए की तरफ, ठीक है। तो मेनली वो जो था कोल्ड वॉर का पीरियड, वो आइडियोलॉजिकली था, और ये दोनों ही कंट्री अपने अपने विचारधारा को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या हो गया कि 1989 में, देखिए मैंने लिखवाया आपको, 1947 से 1989 कोल्ड वॉर का पीरियड था, और 1989 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, मतलब कि यूएसएसआर टूट गया, और आज के टाइम पे जो रशिया है और जो अदर कंट्रीज हैं वो अस्तित्व में आई। तो यूएसएसआर की जो टूटने के बाद, जिसे यूएसएसआर की हार कहा जाता है, उसके बाद यूएसए, अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रंप वाला, जो बाइडेन वाला, ये क्या है, एक सिंगल सुपर पावर बन के उभरा, ठीक है, सिंगल सुपर पावर। और यूं कह लो कि यहाँ पे यूएसए की जीत हुई, कैपिटलिज्म की जीत हुई, ठीक है। तो यही था एक कंसेप्ट यहाँ पे कोल्ड वॉर का। यूं आप कह लो कि यूएसए की जीत हुई तो दुनिया क्या होगी, दुनिया यहाँ पे यूनिपोलर होगी, मतलब एक ही पोल है सारे। यहाँ पे पोल मतलब आपको ये नहीं सोचना कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, या एक डंडा ले लिया, यहाँ पे रसिया, यहाँ पे रसिया। पोल मतलब जो आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा कि एक पोल ये है, सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, पोलराइजेशन जिसे कहते थे, या सारे न्यूट्रॉन्स इधर आ गए, प्रोटॉन इधर आ गए। तो वही चीज है कि एक यहाँ पे एक पावर की तरफ सारी कंट्रीज का यहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो गया, और दुनिया क्या होगी, यूनिपोलर होगी। लेकिन आज के टाइम में क्या दुनिया यूनिपोलर है? तो नहीं, आज के टाइम पे दुनिया क्या है, मल्टीपोलर है, ठीक है। आज के टाइम पे कोई एक कंट्री का नहीं है। आज के टाइम में तो इंडिया का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल हो गया है, बहुत बड़ी कंट्री बन के उभरा है इंडिया, और अदर फ्रांस, जर्मनी, रशिया, इंग्लैंड तो है ही, ठीक है। तो आज के टाइम पे यूनिपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। अब आगे देखते हैं। अगला जो हमारा कीवर्ड है वो है अलायंस। आपने सुना होगा, और खास करके इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। तो अलायंस वर्ड क्या है, देखिए, अलायंस जो है वो एक रिटर्न, जो कीवर्ड है उस पर ध्यान देना है आपको, रिटर्न, फॉर्मल
एग्रीमेंट है, ठीक है, रिटर्न फॉर्मल एग्रीमेंट है बिटवीन टू स्टेट्स विथ कॉमन वैल्यूज, मतलब कि दो स्टेट, दो कंट्रीज के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट है फॉर्मल, ठीक है, जो क्या है, कॉमन वैल्यूज को शेयर करता है। जहां पे देखिए मतलब कि दोनों का फायदा होना चाहिए अलायंस में, म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। और खास करके इसमें होता क्या है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जैसे यूएसए ने देखिए जापान को किया है, सऊदी अरब को किया है, और भी ये है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और दूसरा कंट्री उसके बदले में अपना मार्केट देता है उसे, ठीक है, दूसरा कंट्री बदले में उसको पैसे या अपना मार्केट देता है बिजनेस के लिए। तो यहां पे बस सिंपल यही है। फॉर एग्जाम्पल नाटो यूएसए द्वारा बनाया, ठीक है, यूएसए का बनाया हुआ, ठीक है। तो नाटो में क्या है, ये भी एक आपका अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली इसी तरीके का एक अलायंस बनाया था रशिया ने जिसका नाम था वार्सो पैक्ट, वार्सो पैक्ट। तो ये नाटो क्या है, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनको सिक्योरिटी तो दे रहा है। अभी यूक्रेन क्यों मरा जा रहा है नाटो के लिए, कि नाटो में अगर हम ज्वाइन हो गए, अगर नाटो ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया तो रशिया से बचाएगा वो उसे, है ना। इसके बदले में क्या, इसके बदले में कॉमन मार्केट बनेगा, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी बन जाएगा वो आपका यूक्रेन, तो बिजनेस के लिए मार्केट मिल गया और इसको सिक्योरिटी मिल गई, ठीक है। तो यही यहाँ पे पंगा भी है यूक्रेन और रशिया के वॉर का, नाटो का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, अभी ये चीजें काफी ज्यादा इवॉल्व हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, ये भी एक अलायंस है, लेकिन इसमें क्या है, लाइक माइंडेड कंट्रीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आती है एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि इंडिया और फ्रांस, ये दोनों आए और उन्होंने बोला कि हम लोग एक ना अलायंस बनाते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लीन एनर्जी, सोलर एनर्जी को प्रमोट करेंगे, दुनिया को सोलर एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे। और इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फॉर्म किया। तो ये भी क्या है, एक अलायंस ही है जो कि सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज से आज के टाइम पे काम नहीं करता है। आज के टाइम पे इसके अलग अलग काम है और अलग काम होते रहेंगे और ये अलायंस इस तरह के बनते रहेंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी वर्ड आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे, और अभी भी वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह रहे हैं कि मैं अगर पावर में आया तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और स्ट्रांग बनाएंगे उसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे वही चीज है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि टू स्टेट विथ कॉमन वैल्यूज, मतलब कि दो यहाँ पे देश आएंगे जिनके वैल्यूज क्या है, कॉमन होंगे, और वो डिसाइड करेंगे कि हमें आपस में कोऑपरेट करना है मल्टीपल डायमेंशंस को लेके, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो हमारा अच्छा हो सके। जैसे कार्डसा वगैरह जो है यूएसए का, इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड वेवर भी देता है इंडिया को यूएसए, और इसके अलावा बहुत सारे डिफेंस पैक्ट भी हमने साइन कर लिए हैं यूएसए के साथ, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट वाले पैक्ट, ना कि डिफेंस पैक्ट। तो ये सब जो चीजें हैं मल्टी डायमेंशनल हो सकती है, ठीक है। और कॉमन वैल्यूज, मतलब कि हमें कॉमन वैल्यू क्या है, हमें यह है कि हमें यूएसए की जरूरत है, यूएसए को हमें हमारी जरूरत है, ये हमारा एक कॉमन फैक्टर हो गया। तो हम क्या करेंगे, मल्टी डायमेंशन के थ्रू आपस में अपने रिलेशन को और डीपन करेंगे, ठीक है, अपने रिलेशन को और बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा अभी हाल की कुछ सालों में, भले ही इंडियन लोगों के मन में रशिया है, बैठा हुआ है, क्योंकि रशिया की जगह नहीं ले सकता कोई, ठीक है, लेकिन हमारा जो अभी झुकाव है वो यूएसए की तरफ भी काफी ज्यादा हो चुका है। अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से आए तो कुछ ज्यादा ही अच्छे रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। तो ये जो रिलेशनशिप है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जहां पे पार्टीज जो है इंक्लूडिंग जो एग्रीमेंट है
वो एक नेसेसरी सिक्योरिटी। देखिए मतलब कि मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो ऑफिशियल आपको जो डेफिनेशन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, उसमें ये है कि अगर दो कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया और यूएसए का ही लेते हैं हम लोग, अगर इंडिया यूएसए को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनना है, या यूं कहिए यूएसए को इंडिया को क्या करना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाना है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना है, तो वो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इंडिया भी डिफेंस के मतलब कि मिलिटरीली स्ट्रांग होना चाहिए और यूएसए भी मिलिट्री स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कमजोर, मतलब सिंपल बात है, कमजोर से दोस्ती नहीं। यहाँ पे कमजोर से दोस्ती नहीं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मतलब ही यही है कि हमें कमजोरों से दोस्ती नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो भी कंट्री आपस में ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, दोनों ही कंट्री मिलिटरीली स्ट्रांग होने चाहिए, अपने अपने मतलब कि कैपेबल होने चाहिए अपनी कंट्री के सिक्योरिटी को लेके। ऐसा नहीं हो कि मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि यूएसए क्या करेगा कि वो किसी छोटी कंट्री के साथ अपना पार्टनरशिप बोल देगा और कल को उस कंट्री पे कोई अटैक हो या कुछ हो तो फिर वो यूएसए की तरफ देखे मुंह उठा के। तो ये नहीं चाहते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे यही मतलब है स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट में। डायमेंशन मल्टीपल हो सकते हैं, कॉमन गोल होगा, दोनों ही कंट्री मिलिटरीली स्ट्रांग होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए अपनी कंट्री की सिक्योरिटी के लेके। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम में थोड़ा ये और भी ज़्यादा डाइवर्स हो गया है। ठीक है, आज के टाइम पे मल्टी डायमेंशनल डिस्कशन होने लग गए हैं हर चीज़ पे। आप देखोगे कोई भी जो ग्रुप है, कोई भी जो ग्रुप बना है पुराना, उसमें अब वो सिंगल गोल के लिए डिस्कशन नहीं होता है, हर एक प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज़ें डिस्कस हो रही है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि डिफेंस से रिलेटेड कोई यहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी आप देखो 2006 में इंडिया और जापान ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया। और आज के टाइम पे क्या है कि इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट जापान को प्रोवाइड करवा रहा है और जापान अपनी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट हमें प्रोवाइड करती है। तो हमारा यहाँ पे ये एक डायमेंशन हमने एक और क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कन्फ्लिक्ट और वॉर। कन्फ्लिक्ट और वॉर में क्या डिफरेंस है ये हमें यहाँ पे देखना है। और एक चीज़ देखिए, जब मैंने ये पढ़ा था मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये पढ़ के, क्योंकि जब हम वॉर की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमने पाकिस्तान को हराया। नॉर्मली जो थोड़ा नहीं जानते हैं डेफिनेशन को, वो ये सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान को हराया और हम चाइना से हार गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से आपको ये पता लगा कि हमने पाकिस्तान को तो हराया लेकिन हम चाइना से हारे नहीं। समझे? मतलब कि यहाँ पे देखिए, मतलब कि मैं यहाँ पे ये बताऊं कि 1971 में जो हमारा इंडिया पाक वॉर हुआ था, इसको हम लोग वॉर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं युद्ध। लेकिन 1962 में जो इंडिया चाइना का हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग कन्फ्लिक्ट बोलते हैं, झड़प। इसको हम वॉर नहीं बोलते, वो वॉर नहीं था, फुल फ्लेज वॉर नहीं था। जबकि इंडिया और पाकिस्तान का जो हुआ 1971 में वो एक फुल फ्लेज वॉर था। अब कन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि अचानक, मतलब हमारा इंटेंशन नहीं था झगड़ने का लेकिन हम झगड़ पड़े। अब देखिए, दो कंट्रीज खास के जिनके बॉर्डर शेयर होते हैं, उनका एक बॉर्डर वाला इशू तो रहता ही है। और खास करके अगर आपका पड़ोसी चाइना है तो रहेगा ही। चाइना के हर एक नेबर के साथ उसके रिलेशन बॉर्डर को लेकर खराब है। तो क्या होगा, और भी बहुत सारे इशू हो सकते हैं, लेकिन हम बॉर्डर को डिस्कस करते हैं कि तो क्या होगा कि इन दोनों ही कंट्री के बीच में एक मनमुटाव तो रहेगा ही। और यहाँ पे मैंने बताया कि डिप्लोमेसी होगी, डायलॉग होगी, डिस्कशन होंगे, कम्युनिकेशन होगा। लेकिन इन चीज़ों पे ना ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती हैं। आफ्टर वॉर काम करेगी, उतना पहले काम नहीं करता है। तो क्या होगा, अचानक मान लो कभी वॉर बात करने गए, मनमुटाव हो गया, जैसे हम लोग कॉलेज वगैरह में लड़ पड़ते थे या कहीं आप बात करते करते लड़ पड़े हो, वही सिचुएशन है। और वही सिचुएशन हुआ भी था 1962 में। एक
एक अपना डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे रिजॉल्व करें हम बॉर्डर को, और इनकी बातें बनी नहीं, मनमुटाव हो गया, झड़प हो गई, अनइंटेंशनली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया, जिसको आप वॉर बोलते हो, झड़प हो गई। और उस झड़प को क्या बोलते हैं हम लोग? कन्फ्लिक्ट। क्योंकि हमने जानबूझ के नहीं लड़ा, मतलब ना ही ऐसा कहेंगे कि ना ही चाइना ने जानबूझ के किया, ना ही हमने जानबूझ के किया, ना ही हमारा इंटेंशन था, ना इनका इंटेंशन था, ना ही हम चाहते थे, ना ही वो चाहते थे, लेकिन अब हो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि लड़ना पड़ जाता है, तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन वॉर में क्या होता है? वॉर में एक कंट्री जानबूझ के दूसरे कंट्री पे हमला करती है, जानबूझ के, यहाँ पे यही कीवर्ड है, जानबूझ के। तो जानबूझ के एक कंट्री दूसरे कंट्री के सोवरेनिटी को डाइल्यूट करती है, हर्ट करती है। तो जब कोई कंट्री दूसरे कंट्री पे हमला करेगा, चाहे वो रशिया जितना बड़ा हो, तो छोटा सा यूक्रेन भी क्या करेगा? रिटेलिएट करेगा। तो यहाँ पे वॉर और कन्फ्लिक्ट में ये डिफरेंस है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म। अब इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म हमारे लिए कुछ नया नहीं है, इन दोनों ही चीज़ों का, या इस चीज़ का शिकार हम हैं ही। देखिए, इसका ना एक तरीके से आप यूँ कहो, इसकी शुरुआत अगर आप पढ़ोगे कभी, तो जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट हुआ था, यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था, और आप देखोगे कि पूरी दुनिया में जो कॉलोनिस्ट गवर्नमेंट है, कंट्रीज हैं, वो यूरोप की ही है। फ्रांस, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो यही ऐसा ही क्यों हुआ कि यूएसए, यूएसए तो खुद कॉलोनी था, लेकिन अदर कोई कंट्री, एशिया की, अफ्रीका की, या साउथ अमेरिका की कोई कंट्री क्यों नहीं निकली बाहर कि हम जा रहे हैं किसी कंट्री को कॉलोनी बनाएंगे? क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो यूरोप वगैरह में आया था। अब जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आएगा, तरक्की के साधन खुलेंगे, आपके रिसोर्स कम होंगे, तो आप रिसोर्स जब कम होगा, 4 लोगों में जब एक रोटी रहेगी, तो क्या होंगे? चारों लड़ेंगे, या चारों के पास जब एक रोटी खत्म हो जाएगी तो वो चारों ही जाएंगे हंटिंग करने। यहाँ पे ये क्या है? कंट्रीज हैं, तो ये दूसरी कंट्रीज पे जा रहे थे हंट करने। तो यही सिंपल सा लॉजिक है कि इकोनॉमिक पावर का यूज करके या मिलिट्री पावर का यूज करके जब कोई कंट्री, कैपिटलिस्ट कंट्री, जो कंट्री कैपिटलिस्ट नहीं है उसको, ठीक है, यहाँ जैसे इंग्लैंड इंडिया पे आके मिलिटरीली और इकोनॉमिकली क्या करता है? वो उसको गुलाम बना लेता है, उसको सबऑर्डिनेट बना लेता है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक है, या इसी इंपीरियलिज्म को हम लोग बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। और ये होता है कि है मेनली रिसोर्सेज के लिए। जैसे इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने हमें बहुत 200 सालों तक गुलाम बना के रखा, लेकिन हम आज भी जब पढ़ते हैं बुक वगैरह में, तो क्या पढ़ते हैं कि इंग्लैंड ये आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने, और इन्होंने हमें गुलाम बना लिया। तो शुरुआत व्यापार से हुई थी, बिजनेस, ये बिजनेस करने तो आए थे, रिसोर्स लेने ही तो आए थे इंडिया के, कॉटन लेने ही तो आए थे, क्योंकि उनके पास फैक्ट्री थी। तो उनको फैक्ट्री थी, मटेरियल कम पड़ा, उनको चाहिए था कॉटन, ये चले आए इधर, और कॉटन लेते लेते क्या हुआ कि इन्हें लगा कि इतना हम कहाँ से खरीदते रहेंगे, इससे अच्छा तो इनको गुलाम बनाओ, इस कंट्री को एनेक्स कर लो, कॉलोनी बना लो, ताकि हमें टैक्स टूक्स ना देना पड़े, हमें चीप लेबर मिल जाए। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। तो इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म दोनों ही जो चीज़ें हैं, ये सब रिसोर्स के लिए है, ठीक है, ये सब रिसोर्स के लिए। अब एक चीज है यहाँ पे, कंसेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, कंसेप्ट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। देखिए, जब भी एक स्टूडेंट जियोपॉलिटिक्स वर्ड सुनता है तो वो समझता है कि 2 कंट्रीज या एक कंट्री का अदर कंट्रीज के साथ क्या पॉलिटिक्स करते हैं लोग आपस में, उसको जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जियो का मतलब जियोग्राफी से ही है, ये जियोग्राफी से है, मतलब भौगोलिक स्थिति, ठीक है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति। अब देखिए, या कोई कंट्री है जिसका या तो लोकेशन बहुत अच्छा है, इसका लोकेशन बहुत अच्छा है, या जिसके पास रिसोर्स बहुत अच्छा है, जिसके पास रिसोर्स बहुत अच्छा है,
ये दोनों ही कंट्री को अपनी लोकेशन, किसी भी कंट्री को अपने लोकेशन और रिसोर्स की वजह से जब फायदा हो, ठीक है, तो वो कंट्री जो अपने फॉरेन पॉलिसी बनाती है या उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हो या उसके जो रिलेशन मेंटेन करती है अदर कंट्री के साथ, उसको आप जियो पॉलिटिक्स कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरेबिया, तो सऊदी के पास क्या है, ऑयल है। अब ऑयल सऊदी के पास और ये सबको चाहिए, पूरी दुनिया को जरूरत है, और ये बात सऊदी को पता है कि पूरी दुनिया को जरूरत है, तो अपने वो पॉलिसीज, अपने वो चीजें वो इसी हिसाब से चलाएगा, ठीक है। अपने रिसोर्स को देखिए, सऊदी अरब के पास क्या है, कुछ नहीं है सिवाय तेल के, लेकिन सिर्फ तेल से ही इतना अमीर है वो। पुरानी जब फोटोज देखोगे आप, जब उसके पास तेल तो था लेकिन तेल के लिए एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीन नहीं था, तो वो कितना गरीब था। आप पुरानी फोटोज देखना कभी। तो इन दोनों इस सिचुएशन में सऊदी अरब को क्या फायदा मिला, अपने रिसोर्स की वजह से फायदा मिला। फिर एक एग्जांपल आप ले लो यहाँ पे ईरान वगैरह का, ठीक है। हमें अफगानिस्तान जाना है, ठीक है, अफगानिस्तान जाना है हमें इंडिया को, तो हमारा तो भले ही बॉर्डर हम बोलते हैं कि शेयर करता है, लेकिन वो पाक ऑक्यूपाइड में है, तो वहां से हम जाते नहीं है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, आइस से। इंडिया, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड है, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे ईरान से होते हुए। तो ईरान को यहाँ अपनी लोकेशन की वजह से क्या फायदा मिला कि इंडिया को जरूरत है ईरान की, क्योंकि इंडिया को रिलेशन मेंटेन करने हैं अफगानिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ, जिसको इंडिया को डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस नहीं है। तो वो क्या करेगा, घूम के जाएगा ऐसे, तो घूम के ईरान के थ्रू जाएगा। तो ईरान की वैल्यू इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा है उसके लोकेशन के चलते। तो ये है यहाँ पे जियो पॉलिटिक्स का मतलब कि अ कंट्री कैन हैव अ फेवरेबल लोकेशन एंड मे लीवरेज इट्स लोकेशन इन एग्रीमेंट, मतलब इंगेजमेंट विथ अदर्स, मतलब कि आपको उसके जो इंगेजमेंट है कंट्रीज के साथ, वो दिखेंगे कि हाँ ये ना इसके पास तेल है, उसी हिसाब से इसके इंगेजमेंट है अदर कंट्रीज के साथ। समझ गया। चलिए अब देखते हैं हाइफिनेशन और डी हाइफिनेशन। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आपको मजा भी आएगा। ये हाइफिनेशन और डी हाइफिनेशन, हाइफिनेशन समझ गए तो उसका उल्टा है डी हाइफिनेशन। हाइफिनेशन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे 3-4 कंट्री मानते हैं लोग। एक यूएसए है, पाकिस्तान है, इंडिया है, रशिया है। यूएसए और रशिया आपस में उतनी बनती नहीं है। पाकिस्तान का इधर इनके साथ अच्छा ही है, हमारा इनके साथ अच्छा ही है, लेकिन हम लोग, और यह चाहिए ये क्या न्यूट्रल है, ये दोनों इसके साथ भी बनाना चाहता है अच्छी रिलेशन, और इसके साथ भी अच्छी रिलेशन बनाना चाहता है। तो इस केस में देखो, यूएसए सोचेगा या यूएसए नहीं सोचेगा, ये सोचेगा वाला केस हो गया, ये नहीं सोचेगा वाला केस हो गया। अगर यूएसए का कुछ अलग प्लान है, वो ये सोचेगा कि मुझे क्या करना है, रशिया के साथ मेरी दुश्मनी है, रशिया को मैं चाहता हूं कि मैं उसको इकोनॉमिकली ख़त्म कर दूं, ये अपने तेल एक्सपोर्ट ना कर सके इंडिया को, तो मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान की मदद लूंगा। यहाँ पे इंडिया के साथ रिलेशन इन दोनों के खराब हैं, तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि इंडिया क्या करे, रशिया पे ना जाए इसकी वजह से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए, जैसे F-16 वाला मुद्दा अभी चल रहा है फिलहाल, जो फाइटर जेट है। हालांकि यहाँ पे तो उन्होंने सोचा ही नहीं, पता नहीं क्या डिहाइफिनेशन कर दिया इन्होंने यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए कि F-16 अगर यूएसए ना देता, उस सिनेरियो में देखिए, अब यूएसए को पता है कि अगर वो F-16 पाकिस्तान को देगा तो पाकिस्तान इंडिया पे इसका यूज करेगा, और इंडिया इसके रिटेलिएशन में अपना कुछ डिफेंस सिस्टम तैयार करेगा, जिसके लिए वो रशिया के पास जाएगा, और रशिया के पास जाके रशिया को पैसे देगा, बोलेगा हमें कुछ दो डिफेंस सिस्टम इसके विरुद्ध। तो इनडायरेक्टली यूएसए पाकिस्तान की मदद कर रहा है या रशिया की मदद कर रहा है, रशिया की मदद कर रहा है, क्योंकि यूएसए को पता है कि इंडिया जाएगा रशिया के पास, है ना। तो यूएसए
हाइफिनेशन मतलब ये कि यूएसए कुछ ऐसा ना कर बैठे किसी और कंट्री की मदद से किसी और कंट्री के ऊपर जिससे यूएसए का जिसके साथ रिलेशन अच्छे या बुरे रखने हैं उसको, उससे प्रॉब्लम हो जाए। समझ गया? अब डिहाइफिनेशन मतलब क्या? उसका उल्टा यूएसए क्या करेगा? यूएसए का मतलब ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ मतलब नहीं, उसको अपना रिलेशन पाकिस्तान के साथ रखने हैं इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट, तो वो रखेगा। वो फिर इंडिया के बारे में नहीं सोचेगा। जैसे कि इस केस में अभी F-16 वो दे रहा है, वो इंडिया के बारे में नहीं सोच रहा है इतना कि इंडिया इससे क्या एक्शन लेगा, क्या इंडिया और रशिया के पास चल जाएगा S-400 S-500 के टेंडर देने। अभी ये नहीं सोच रहा है, अभी वो डिहाइफिनेशन पे काम कर रहा है कि हमें F-16 देना पड़ रहा है तो हम दे रहे हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ेगा पाकिस्तान, FATF से बाहर आया है, फिर अंदर नहीं जाना है उसको। तो उस तरीके से अभी यूएसए काम कर रहा है। तो समझ गए हाइफिनेशन और डिहाइफिनेशन। हाइफिनेशन मतलब कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हमारी हरकतों की वजह से, हमारे काम की वजह से हमारा जो था दुश्मन उसको कुछ क्या हो, फायदा हो। और डिहाइफिनेशन में हमें परवाह नहीं है इंडिया की, हमें परवाह नहीं है रशिया की, हमें पाकिस्तान के साथ देखना है, कुछ अच्छा करना है, रिलेशन बनाना है तो हम अभी करेंगे। फिर बाद में यूएसए का मन करेगा हमें इंडिया के साथ चेक करने हैं, तो पाकिस्तान को फर्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा उसके मतलब नहीं रहेगा, वो इंडिया की हेल्प करेगा। तो ये है एक ये कंसेप्ट था। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट कंसेप्ट जो कि है ग्रेट पावर और सुपर पावर का। अब ग्रेट पावर और सुपर पावर, देखिए ग्रेट पावर और सुपर पावर का क्या है, दोनों लगभग क्या सेम ही चीज़ है। पहले ग्रेट पावर बोलते थे, अब सुपर पावर बोलते हैं। दोनों में क्या है कि जब कोई कंट्री इकोनॉमिकली और मिलिटरली क्या हो, कैपेबल हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक सुपर पावर है। फॉर एग्जांपल इंडिया देखो, इंडिया मिलिटरली स्ट्रांग है, ठीक है, उतना नहीं यूएसए वगैरह की से कंपेयर नहीं कर रहा है, लेकिन मिलिटरली स्ट्रांग है। वॉर हुआ तो हम देख लेंगे, चाइना के साथ हुआ तो चाइना को देख लेंगे, पाकिस्तान के साथ हुआ तो पाकिस्तान को देख लेंगे, यूएसए के साथ हुआ तो यूएसए को भी देख लेंगे। तो मिलिटरी स्ट्रांग है, लेकिन इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग नहीं है। हम 1 महीने से ज़्यादा का अगर युद्ध कर बैठे तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा लास्ट ईयर का स्टेटमेंट था हमारे CDS का था, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 फ्रंट पे वॉर कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ भी चाइना के साथ भी, लेकिन कितने दिन का कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हम 28 के कुछ दिन बोले थे उन्होंने, इतना हम अभी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए हालांकि 4 दिन 10 दिन सब फुल फ्लेज वॉर में बहुत होते हैं डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम वॉर करते हैं इतना बड़ा तो हमारा इकोनॉमिकली हम खत्म हो जाएंगे, और जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो मिलिट्री को फिर कैसे स्ट्रांग करोगे। तो जो कंट्री इकोनॉमिकली मिलिट्री दोनों तरह की स्ट्रांग होती है, अब यूएसए का देख लो, ये अपनी पैसे भी दुनिया को बांटते हैं और दुनिया को अपनी मिलिट्री भी बांटते हैं। अफगानिस्तान भेज देते हैं, तो अफ्रीका में भेज देते हैं, ये सऊदी में रखा हुआ है, जापान में रखा हुआ है। तो दोनों चीज़ें बांट के पास इतनी ज़्यादा है, पैसे भी इतने ज़्यादा है, मिलिट्री भी इतनी ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे सुपर पावर है। तो जब ग्रेट पावर का जो कंसेप्ट था वो 1815 के टाइम पे जो वियना में एक सेशन हुआ था, कांग्रेस हुआ था, कांग्रेस का मतलब होता है सभा। तो वियना में 1815 में एक सभा बैठी थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि कौन सुपर पावर ग्रेट पावर है या नहीं। तो उसमें आपका ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, फ्रांस, पर्शिया, रशिया, इनको ग्रेट पावर का स्टेटस दिया गया था। ठीक है, लेकिन 1944 में क्या हुआ कि ये जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे उन्होंने इसे चेंज कर दिया, उसके नाम को ग्रेट पावर से सुपर पावर बोलने लगे। और सुपर पावर में इन्होंने ऐड किया रशिया को, नहीं ऑर्डर में चलते हैं हम लोग, यूएसए को, ब्रिटेन को, फ्रांस को, रशिया को और चाइना को। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो अभी 5 सुपर पावर है दुनिया में। ठीक है, लेकिन हमें क्या बनना है, विश्व गुरु बनना है। ठीक है, तो ये भी एक अलग कंसेप्ट है, कभी डिस्कस कर देंगे इसके लिए। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे सुपर पावर और ग्रेट पावर का कंसेप्ट। तो सुपर पावर ग्रेट पावर एक ही चीज़ है। शायद आपको ये इस वीडियो में ये पता लगा होगा कि सिर्फ यूएसए सुपर पावर नहीं है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, रशिया भी है, चाइना भी है। ठीक है,
अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। इस टॉपिक में हम देखेंगे ट्रीटी, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल। ठीक है, क्या है? देखिए, ट्रीटी जो है वो एक रिटर्न एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको। रिटर्न वर्ड है यहाँ पे, तो रिटर्न एग्रीमेंट है ट्रीटी। किसके बीच में? कंट्रीज के बीच में, या कंट्रीज एक तरफ ले लो और एक तरफ ले लो आपको ऑर्गेनाइजेशन ले लो, WHO ले लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ले लो, या WTO ले लो। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, या दो कंट्रीज के बीच में, या कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक ट्रीटी हो सकती है। अब ट्रीटी जो आती है, जब आप रिटर्न एग्रीमेंट साइन कर लेते हो तो ये ऑब्लिगेटरी होती है। मतलब कि आपने ट्रीटीज के स्टेटमेंट्स पढ़े, आपने रूल्स पढ़े, आपको अच्छे लगे इसके जो पॉइंट्स हैं, फिर आपने इसे साइन किया। ठीक है, कॉन्शियसली साइन किया इसको, आपने एक्सेप्ट किया इस कॉन्ट्रैक्ट को। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने एक्सेप्ट किया है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। जब आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, इसके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस लगाने पड़ेंगे। जैसे FATF वगैरह जो है, अगर आप टेररिज्म को कंट्रोल में नहीं रखोगे तो आप पे क्या होगा, सैंक्शन लगाए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब है कन्वेंशन। अब कन्वेंशन जो है वो एक स्पेशल तरह का एक ट्रीटी होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल सिग्निफिकेंस के या ग्लोबल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इन्वायरमेंट है ना, उस तरह की चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक तरीके का ट्रीटी बनाते हैं। ठीक है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो कन्वेंशन में क्या है कि ग्लोबल सिग्निफिकेंट टॉपिक पे यहाँ पे डिस्कशन होता है, बातें होती हैं। जैसे कि COP26 और 27, ये आपने सुना होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह, जो कि इन्वायरमेंट पे डिस्कशन करते हैं लोग। इसके अलावा एक होता है प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल में दो चीज़ें हैं। एक होता है सिग्नेटरी, हम सिग्नेटरी हैं, हमने साइन किया है, मानते हैं इस चीज़ को। एक होता है रेटिफाई करना। ठीक है, एक होता है सिग्नेचर कर देना और एक होता है रेक्टिफाई करना। जैसे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल तो है, क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक को लेके है, ओजोन डिप्लेशन को लेके है, ओशन को लेके कोई प्रोटोकॉल है। ठीक है, और इस प्रोटोकॉल में अगर आपने साइन किया है तो आप इसके मेंबर हो, डिस्कस करोगे कैसे क्या करना है करोगे। लेकिन अगर आपने उसे रेटिफाई नहीं किया है, तो आप उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि बोलेंगे अरे तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको लगेगा फाइन। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेटिफाई नहीं किया। हमारे अपने अलग झंझट है भाई। जैसे कि मान लीजिए कार्बन को लेके, CO2 के लिए, कार्बन उत्सर्जन को लेके। तो जैसे कि अभी ब्रिटेन वगैरह जो है आपके यूरोपियन कंट्रीज जो है, वो ये बोलते हैं कि यार हमें CO2, हमें कोल जो है उसको ख़त्म करना है, कोल नहीं यूज़ करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो हमें ये नहीं करना है, ख़त्म करो। तो कितने सारे आप देखोगे CO2 को लेके है, कोल को लेके कितने सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह है, कन्वेंशन वगैरह चलते रहते हैं। हमने साइन किया है, हम जाते हैं, अटेंड करते हैं, मीटिंग डिस्कशन करते हैं, अपनी राय देते हैं, उनकी राय सुनते हैं। लेकिन हमें पता है कि हम क्यों ना करें, है ना। पूरा ब्रिटेन, यूरोप वगैरह कोल बर्न कर करके डेवलप हो गया है ना। इंडस्ट्री में क्या चाहिए, कोल चाहिए। आप इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को सोलर पैनल पर चला लोगे यार, है ना, वहां तक कोल लगेगा ही लगेगा। तो अगर आपने इतने सालों तक दुनिया से कोयला लूटा, फिर कोयला को जलाया, इंडस्ट्री बनाई, डेवलप हो गए, और आप अब दूसरे कंट्रीज को जो कि अंडर डेवलप है, गरीब है, या डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया जैसी, उसको आप राय दे रहे हो कि आपको कोयला इस्तेमाल नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग है, गर्मी बढ़ रही है। अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता गर्मी बढ़ रही है, तो यूरोप में फ़र्क पड़ेगा, जो ओशन में है, आइलैंड कंट्रीज है, उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो हमने क्या किया, दुनिया ने बोला ठीक है हम 2040-50 तक क्या करेंगे, दुनिया बोलती है कि हम CO2 के लेवल को कर देंगे नीचे। इंडिया ने बोला नहीं, हम 2070 तक ले जाएंगे। अब ये बोलने की बात है, 2070 में 3070 हो जाएगा। तो मतलब कि देखिए, ज़रूरी है, ठीक है,
यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप सिग्नेटरी है तो आप डिस्कस कर रहे हो, रेटिफाई नहीं किया तो हमें ऑब्लिगेशन नहीं है कि तुम नहीं 2070 कैसे बोल रहे हो, दुनिया 2040 बोल रही है तो तुम 2040 बोलो ना। तो ऐसा वो दुनिया नहीं कर सकती हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि प्रोटोकॉल के यही रूल्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट तो इतना ही है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है स्टेट डिप्लोमेसी, वॉल्फ वॉर डिप्लोमेसी, कोल्ड वॉर, अलायंस क्या है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या है, हाइफिनेशन, डिहाइफिनेशन, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म, फिर यहाँ पे सुपर पावर, ट्रीटी, कन्वेंशन, प्रोटोकॉल। काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, जिसकी मदद से आपको इंटरनेशनल रिलेशन में चीज़ों को समझने में बहुत आसानी होगी। अब आप जब कुछ चीज़ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, पता रहेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। इसके बाद मैं अगली कोई वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम लोग किसी कंट्रीज़ का इंडिया के साथ रिलेशन को डिस्कस कर रहे होंगे, या और फिलहाल मैं फंडामेंटल जो है थोड़े और चीज़ें बता दूं, इसमें बेसिक ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या पॉलिटिक्स वगैरह थी, बेसिक, फिर हम वर्ल्ड वॉर 1-2 को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का अंत, जिसमें हमने फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स को, कीवर्ड्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।